नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। शनिवार को झारखंड के 10 जिलों में 72 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें जमशेदपुर के 43, धनबाद के 13, जमशेदपुर के 4, हजारीबाग के 4, खूंटी के 2, गढ़वा के 2, पलामू के 1, पाकुड़ के 1, साहिबगंज के 1 और गुमला के 1 कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा आने के बाद झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 595 हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में शनिवार को कोरोना के 43 नए पॉजिटिव केस मिले। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और देश के अलग अलग शहरों से जमशेदपुर पहुंचे थे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने सभी को TMH के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। अब लॉकडाउन नहीं, अब होगा अनलॉक। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन 5 का ऐलान नहीं किया, इसकी बजाय अनलॉक 1 का ऐलान किया। इसमें 1 जून से बड़ी राहत यह मिलने जा रही है कि अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे बगैर किसी पास के। अपने राज्य के अंदर भी आवाजाही कर सकेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ज़रूरी होने पर जनता को बताकर वो इन्हें लागू कर सकेंगे। मुख्य मुद्दा लोगों की आवाजाही और सामान की डिलीवरी से जुड़ा है। जानते हैं अनलॉक 1 के बारे में। अब तक ये हो रहा था कि एक राज्य में एक जिलों से दूसरे जिलों तक लोगों को सामान की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध थे। लोगों को आवाजाही के लिए ई-पास जारी लेना होता था। इसमें उन्हें सफ़र की वजह बतानी होती थी कि वो क्यों जाना चाह रहे हैं। मेडिकल कंडीशन की जुड़ी हुई स्थिति हो तो उसके दस्तावेज बताने होते थे। लेकिन अब नई कंडीशन के अनुसार अनलॉक 1 में ये होगा कि अब राज्य के अंदर दूसरे राज्यों में आवाजाही पर बंदिशें नहीं होंगी। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह की कोई मंजूरी, परमिट या पास लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं इस अनलॉक 1 में कर्फ्यू में भी ढील देते हुए काफ़ी छूटें दी गई है। पहले शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोग किसी भी तरह की आवाजाही नहीं कर सकते थे। ज़रूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू हालांकि नहीं था। स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बात करके आप जा सकते थे, लेकिन अब इसे भी ढील दे दी गई है। अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए ही ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर आप इस तरह के मूवमेंट की इजाज़त आपको नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी होगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में CRPC की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में भी इसे छूट दी गई है। पहले ये हो रहा था कि शुरुआत में कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक थी, लेकिन अब इसे सिलसिलेवार तरीके से खोला जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ये लगता है कि हालात को देखते हुए आवाजाही में ढील को जनहित में नियंत्रित किए जाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए वो नियम बना सकते हैं। लेकिन किसी भी नियम को लागू करने से पहले लोगों तक इसे पहुंचाना यानी इसकी पब्लिसिटी करना ज़रूरी होगा। इसके लिए तय प्रक्रिया का भी पालन करना ज़रूरी होगा। यानी लॉकडाउन का असर अब केवल कंटेनमेंट जोन तक के लिए ही रहेगा। अनलॉक 1 के दौरान अब जो छूटें दी गई है ये 8 तारीख से प्रभावी होंगी। पहले चरण में 8 जून से जो छूटें मिलेंगी वो होंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, ये सारे खुल जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी खोले जाएंगे। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी खुल जाएंगी, लेकिन इसकी तारीखें भी तय नहीं हुई है। फ़िलहाल पहले छूटों के लिए ही तारीखों का ऐलान हुआ है, जो कि 8 जून से होगा और ये छूटें होंगी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल। आकाशीय बिजली गिरने से तोपचांची में एक युवक और कोडरमा में मां बेटी की मौत। बारिश में खड़े थे पेड़ के नीचे।
आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शनिवार को झारखंड में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तोपचांची से एक युवक व कोडरमा से मां बेटी शामिल हैं। तोपचांची की घटना में 2 बच्चे जख्मी भी हो गए हैं। दोनों ही घटनाओं में बारिश से बचने के लिए सभी लोग पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे और इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी। पहली घटना में तोपचांची थाना क्षेत्र स्थित लेदा टांड़ में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ 2 बच्चे जख्मी हो गए। सभी खेत से आ रहे थे और इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। मृतक की पहचान अंग्रेज अंसारी, जबकि घायलों में अनीस और रबुल अंसारी शामिल हैं। तीनों भी लेडा टांड़ के रहने वाले हैं। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की दूसरी घटना कोडरमा में हुई। यहां नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 के फुलवरिया गांव में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से गौरी देवी और उसकी 3 वर्षीय बेटी राधा कुमारी की मौत हो गई। माँ बेटी जंगल में बकरी चराने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इससे बचने के लिए माँ बेटी जंगल में ही एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरी और माँ बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे, एक की मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचाया। टंडवा थाना क्षेत्र के चुंदरू नदी में नहाने आए 3 युवकों में से एक की मौत गहरे पानी में डूबने से हो गई। वहीं नदी में डूब रहे 2 अन्य युवकों को ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की है। मृतक की पहचान बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज थाना की है। चुंदरू में युवक के डूबने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया। जानकारी के अनुसार बप्पी गिरी लॉकडाउन के पहले अपने एक भाई का इलाज कराने रांची आया था। लॉकडाउन लगने के बाद वह टंडवा स्थित अपने नाना के घर चला गया था। तब से वह यहीं रह रहा था। पप्पी हर दिन की तरह शनिवार भी अपने परिवार के 2 अन्य युवक गोल्डन व प्रिंस के साथ चुंदरू नदी में नहाने आया था। इसी दौरान बप्पी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। इस दौरान उसके साथ आए गोल्डन और प्रिंस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे और खुद भी डूबने लगे। उधर तीनों युवकों के डूबने के दौरान आसपास नहा रहे युवकों ने शोर मचाया। फिर प्रिंस और गोल्डन को तो निकाल लिया गया, लेकिन बप्पी डूब गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद गणेश और अमर कुमार रजक नामक 2 युवकों ने बप्पी का शव निकाल लिया। अंडमान द्वीप समूह में फंसे 180 प्रवासी फ्लाइट से लौटे रांची। मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाना हमारा कर्तव्य। अंडमान द्वीप समूह में फंसे झारखंड के 180 प्रवासी इंडिगो फ्लाइट से शनिवार शाम रांची के बेसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से उन्हें बसों के जरिए उनके घर भेजा गया। श्रमिकों के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अंडमान से झारखंड पहुंचे सभी लोगों का अभिनंदन है। विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाना हमारा कर्तव्य है। आपका धैर्य हमें सफल कर रहा है। पिछले 48 घंटे का प्रयास सफल हुआ। फिर से जोहार स्वीकार करें। बता दें कि शुक्रवार शाम लेह में फंसे झारखंड दुमका के 60 प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट से रांची लाया गया था। मजदूरों के एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे और उनका हाल जाना था। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई थी कि सीएम के निर्देश पर सरकार द्वारा आज अंडमान के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से 180 झारखंड वासियों की हवाई मार्ग से वापस हो रही है। सभी को सुखद और सुरक्षित यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि अंडमान के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से इंडिगो की फ़्लाइट मजदूरों को लेकर उड़ान भर चुकी थी। शाम तकरीबन 6 बजे फ़्लाइट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंची थी। हिंद पीढ़ी को कंटेनमेंट से मुक्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
इसके लिए प्रशासन को सिर्फ 2 रिपोर्ट का इंतज़ार है। माना जा रहा है 5 जून तक पूरे इलाके में कंटेनमेंट जोन हटाया जाएगा। हिंदपीढ़ी के किसी भी एरिया को शनिवार को सील मुक्त नहीं किया गया, जबकि 26 मई को डीडीसी ने घोषणा की थी कि अब 3 दिन में कुछ इलाकों को सील मुक्त किया जाएगा। 5 जून तक पूरे इलाके से कंटेनमेंट जोन हटा लिया जाएगा। हालांकि अब जिला प्रशासन कुछ इलाकों को सील मुक्त करने की बजाय एक साथ बचे हुए इलाकों को कंटेनमेंट जोन से बाहर करने की तैयारी कर रही है। दरअसल प्रशासन को 20 सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार है। एसडीओ ने बताया कि इसकी रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट आना बाकी है। इसके बाद रविवार को सील हटाए जाने के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। हिंदपीढ़ी में मुख्य रूप से नाला रोड, कुर्बान चौक, मोती मस्जिद, इस्लामी मरकज़, बड़ी मस्जिद और राइन मस्जिद के आसपास से ही पॉजिटिव मरीज़ मिले थे, लेकिन प्रशासन ने इसे सटे एरिया को भी सील कर दिया था। वर्तमान में पुरानी रांची, लेक रोड, निजाम नगर, नूर नगर आदि से सील हटाने से करीब 40% आबादी को राहत मिल गई है। शनिवार को तिवारी स्ट्रीट, मंटू चौक, ग्वालटोली चौक सहित अन्य इलाकों के लोग सील हटाने का इंतज़ार करते रहे। उनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला हालांकि नहीं आया था, पर प्रशासन ने शनिवार को यहां सील नहीं हटाया। बताया जाता है स्क्रीनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 28 दिनों तो कोई पॉजिटिव यदि नहीं मिले हैं, टेस्टिंग और सर्वे यदि हो जाते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन से हटाया जा सकता है और इसकी तैयारी बाकायदा चल रही है। जेड्रा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार के खिलाफ पीई दर्ज होते ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीबी की 2 टीमों ने शुक्रवार को डोरंडा स्थित जेड्रा मुख्यालय और झारखंड ऊर्जा विकास निगम के ऑफिस में छापेमारी की। यहां से एसीबी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। एसीबी के अफसरों ने बताया कि छापेमारी में कई सबूत हाथ लगे हैं, जबकि दस्तावेजों में बड़े घोटाले का खुलासा माना जा रहा है। पीई दर्ज होने के बाद एसीबी के डीजी नीरज सिन्हा ने अफसरों को 2 सप्ताह के भीतर पूरी जांच करने का आदेश दिया है। निरंजन कुमार पर अपने वेतन की अवैध रूप से निकासी करने और सरकार के विभिन्न खातों से तकरीबन 170 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आरोप है। इसके अलावा परिवार के साथ विदेश भ्रमण, संपत्ति विवरण में पत्नी के नाम अर्जित संपत्ति का विवरण न देने और बोर्ड की सहमति के बगैर टेंडर की शर्तें बदलकर विशेष कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एसीबी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के प्रधान डाकघर और गिरिडीह टाउन उप डाकघर में जमा 11 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की है। यह मामला गिरिडीह नगर थाना में दर्ज है। डाक महाअध्यक्ष झारखंड परिमंडल रांची ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।